आज आपकी क्लास कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट एंड इंटर्नशिप डेवलपमेंट की होगी आपकी, यानी कि CMAED की क्लास आपकी आज की होगी। तो आज आपको जो उसमें क्या कहते हैं कि आपको अब एक एक चैप्टर का रिवीजन ना करा के आपको एक ही साथ कम से कम 50 से अधिक MCQ क्वेश्चन के रिवीजन कराए जाएंगे, जिससे कि आपके सभी चैप्टर के MCQ एक साथ आपको हो जाए। इसका जो PDF होगा आपको ग्रुप में आपको दे दिया जाएगा कुछ दिन बाद। चलिए, तो आज की आपकी क्लास जो है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 1 मिनट का हम 30 सेकेंड वेट कर लेते हैं। जिसको भी जुड़ना होगा क्लास में वो जुड़ जाएगा। 30 सेकंड का वेट करें, तब तक बता देते हैं कि अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा आपको हर तरह के सब्जेक्ट की क्लासेज आपके प्राप्त होती रहें। तो चलिए ठीक है, अब आपकी क्लास स्टार्ट की जाती है। तो आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्या है, देखिए। निर्माण का 4M, निर्माण का 4M क्या है, मतलब 4M का मतलब क्या होता है। ये एक नया तरीके का क्वेश्चन है। ये कभी कभी क्वेश्चन कुछ अलग चैप्टर आपके कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के ही हैं, लेकिन आपको 4M क्या है ये थोड़ा सा कुछ नए तरीके के क्वेश्चन है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, कैसे होगा, एकदम छोटा होगा कि बड़ा होगा, इसका ध्यान रखते हुए थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है। चलिए, तो निर्माण का 4M का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं वो देखिए। ऑप्शन आपके क्या दिए गए हैं, ये देखिए क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया, 4 प्रकार के संगठन। संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से होता है, ऑर्गेनाइजेशन से। और निर्माण के लिए 4 संसाधन, 4 प्रकार के निर्माण प्रबंधक। प्रबंधक का मतलब होता है मैनेजमेंट से, ठीक, प्रबंधक का मतलब मैनेजमेंट से। और 4 प्रकार के निर्माण प्रबंधक। अब इसमें आपको आंसर बताना है कि निर्माण का 4M का क्या मतलब है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर बी, यानी कि आपका निर्माण के लिए 4 संसाधन। 4M का मतलब क्या होता है, निर्माण के लिए 4 संसाधन। चलिए, अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। संगठन क्या है, संगठन क्या है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला वो देखिए, व्यवसाय में व्यक्तियों की व्यवस्था। व्यवसाय में व्यक्तियों की व्यवस्था, साइट पर मशीनों की व्यवस्था, व्यापार के लिए पैसों की व्यवस्था, साइट पर सामग्री की व्यवस्था। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, संगठन क्या है, इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर आपका क्या कहते हैं कि आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि व्यवसाय में व्यक्तियों की व्यवस्था। यानी संगठन क्या होता है, व्यवसाय में व्यक्तियों की व्यवस्था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, प्रबंधन की अवधि क्या है। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, प्रबंधन की अवधि क्या है। तो जो प्रबंधन की अवधि क्या है, यह एक प्रकार का क्या कहते हैं कि ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप जल्दी जल्दी बताते जाइए, तब तक हम आपका वेट करते हैं आपके आंसर का। देखिए, आपका आंसर क्या दिया गया, प्रबंधन की अवधि क्या होती है। क्वेश्चन है तो ऑप्शन आप पढ़ते जाइए, ऑप्शन का लिस्ट आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए, हम बताते हैं आपको इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर विकल्प नंबर ए होगा। यह एक प्रबंधक द्वारा पर्यवेक्षण किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है। यानी प्रबंधन की अवधि क्या होती है, यह एक प्रबंधन द्वारा पर्यवेक्षण के लिए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। संगठन का सबसे सरल और सबसे पुराना प्रकार क्या है। देखो, संगठन का सबसे पुराना प्रकार क्या होता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, मैट्रिक संगठन, लाइन या सैन्य संगठन,
लाइन या स्टाफ संगठन और कार्यात्मक संगठन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? देखो, हमेशा जो संगठन का सबसे सरल और सबसे पुराना प्रकार क्या है? तो हमेशा इसका जो होता है वो होता है लाइन या सैन्य संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सड़क। बताना ये है कि जो सड़क है वो किस प्रकार के निर्माण के उदाहरण होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया भवन निर्माण का उदाहरण, बुनियादी ढांचे, औद्योगिक निर्माण या विशेष प्रयोजन। किस प्रकार का उदाहरण सड़क का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार के निर्माण का उदाहरण होता है? तो हमेशा बुनियादी ढांचे का ही होता है। क्या होता है? बुनियादी ढांचे का निर्माण, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे संगठन की विशेषता नहीं है? देखो, कोई भी संगठन यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाई गई है तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो इसमें से लेकिन ये बताना है कि इसमें कौन सा चीज़ है जो विशेषता नहीं है। देखिए ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? पहला, इसका एक संगठन लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया? इसकी एक उचित संरचना होनी चाहिए। ऑप्शन सी क्या है? जितना संभव हो उतना बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन डी, इसमें दोहराव के बिना सभी गतिविधियाँ शामिल होनी चाहिए। तो चूंकि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बताइए? विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? किसी भी संगठन की विशेषता कौन सी नहीं होती है? तो इसका है क्या? ये जितना संभव हो उतना बड़ा होना चाहिए। ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा संगठन त्वरित निर्णय की अनुमति देता है? त्वरित निर्णय की अनुमति, यानी कि तुरंत, फास्ट, एकदम तुरंत, एकदम क्विकली निर्णय कोई देता है। कोई भी डिसीजन अगर लेना है वो कौन सा संगठन देगा? कौन सी संगठन जो है वो आपको तुरंत क्विकली एकदम क्या कहते हैं तुम्हारा डिसीजन लेता है? तो वो हमेशा देखो याद रखो कि मैट्रिक संगठन तो नहीं हो सकता है, ये तो नहीं होगा। लाइन या सैन्य संगठन शायद हो सकता है। लाइन या स्टाफ संगठन ये भी शायद हो सकता है। कार्यात्मक संगठन ये तो नहीं हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बताइए जल्दी से। तो इसका जो क्या कहते हैं कि जो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका त्वरित निर्णय की अनुमति कौन देता है? तो हमेशा लाइन या सैन्य संगठन ही देगा। लाइन या सैन्य संगठन ही हमेशा तुम्हारा किसी भी संगठन का त्वरित निर्णय देता है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में किस संगठन में विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध है? किस संगठन में विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध होते हैं? किस संगठन में? देखो, तो हमेशा याद रखो विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध होते हैं हमेशा किस में होते हैं? हमेशा लाइन या स्टाफ संगठन में ही होता है। हमेशा लाइन या स्टाफ संगठन में हमेशा विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको कराने से पहले आपको एक बात बता देते हैं कि इसके जो भी PDF हैं आपको स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। PDF आपको बाद में दिया जाएगा। PDF आपको बाद में दे दिया जाएगा। कुछ टाइम बाद आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन अभी के लिए आपको रिवीजन करिए। वीडियो जितना मन करना देखिए, जितनी बार देख सकें। दूसरे अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन लाइन और स्टाफ संगठन के नुकसान है? लाइन और स्टाफ संगठन के नुकसान क्या होते हैं ये बताना है। तो देखो, लाइन और स्टाफ संगठन के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? देखो बताना। विशेषज्ञ के पास ठीक से काम करने का अधिकार नहीं हो सकता है, ये सही है। लाइन या स्टाफ संगठन का, ये तो सही है। लाइन और स्टाफ व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है, ये भी सही है। कर्मचारियों के उच्च वेतन के कारण ओवरहेड लागत में वृद्धि, ये भी सही है। ये तीनों चीज़ जो है वो लाइन और स्टाफ संगठन के नुकसान होते हैं। यानी कोई भी अगर लाइन और स्टाफ संगठन अगर बना रहे हैं तो ये तीनों चीज़ उसके नुकसान हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी आपका सही रहेगा उपरोक्त सभी। यानी कि लाइन और स्टाफ संगठन के ये सारे होते हैं, सभी इसके नुकसान हैं। तो यानी ऑप्शन डी आपका सही हो गया, ऑप्शन डी। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10
निम्न में से कौन सा संगठन पीडब्ल्यूडी के व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है? कौन सा संगठन पीडब्ल्यूडी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में व्यापक रूप से कौन सा संगठन यूज किया जाता है? तो याद रखिए, हमेशा पीडब्ल्यूडी में कौन सा यूज किया जाता है, कौन सा संगठन एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूज की जाती है? संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से होता है। चलो ठीक, तो मैट्रिक संगठन ये तो नहीं किया जाएगा, मैट्रिक संगठन तो नहीं किया जा सकता है। लाइन या सैन ये भी नहीं किया जाता है। लाइन या स्टाफ संगठन, हमेशा पीडब्ल्यूडी में तुम्हारा लाइन या स्टाफ संगठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। लाइन या स्टाफ संगठन ही हमेशा यूज किया जाता है पीडब्ल्यूडी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन मालिक की भूमिका नहीं है? इसमें ये बताना कि जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से मालिक की भूमिका कौन सी नहीं होती है? किस काम में मालिक की भूमिका नहीं होती है? तो हमेशा याद रखो, मालिक भूमिका क्या कहते हैं? फंड की व्यवस्था हमेशा मालिक करेगा। फंड कौन लेता है? फंड हमेशा तुम्हारा मालिक ही हमेशा देगा। भूमि की व्यवस्था मालिक करेगा, बिना भूमि के कोई भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर भूमि कौन करेगा? मालिक करेगा। देखो, अब निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हमेशा इंजीनियर का यूज किया जाता है। किसका? हमेशा जो ये वाला ऑप्शन आपका सी दिया गया है, ये गुणवत्ता कौन सुनिश्चित करता है? हमेशा इंजीनियर करता है। याद रखिए, इंजीनियर हमेशा गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा। आवश्यक अनुमोदन की व्यवस्था करने के लिए, हाँ देखो, आवश्यक अनुमोदन की व्यवस्था ये तो हमेशा मालिक ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ये आपका मालिक की भूमिका नहीं है। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ठेकेदार की भूमिका नहीं है? देखो, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा, उसमें इंजीनियर होगा, ठेकेदार होगा, एक ठेकेदार होता है, फिर उसके बाद लेबर होंगे आपके, इंजीनियर, ठेकेदार, लेबर, लेकिन सबसे ऊपर कौन होता है? मालिक। हमेशा जो आपका क्या कहते हैं कि सबसे पहले आपका मालिक होता है, फिर इंजीनियर होता है, फिर ठेकेदार होता है, फिर आपके लेबर होते हैं। तो लेकिन इसमें क्या बहुत पूछा आपका क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि ठेकेदार की भूमिका नहीं है। ठेकेदार की भूमिका नहीं है। क्या नहीं है? देखो, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठेकेदार की भूमिका में नहीं आता है? भूमि की व्यवस्था करने के लिए हमेशा मालिक करता है। भूमि की व्यवस्था कौन करता है? मालिक करता है। अनुबंध की शर्त के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, अनुबंध की शर्त के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ये सब मालिक का काम है। योजनाओं और विनिर्देशों के अनुसार काम करने के लिए ये सब इंजीनियर के अकॉर्डिंग होता है। ठेकेदार की भूमिका बताना है कि ठेकेदार की भूमिका कौन सी नहीं है। अतिरिक्त मद के लिए आरए और अंतिम बिल और बिल डालने के लिए ये सब इंजीनियर कराते हैं। तो यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? भूमि की व्यवस्था करने के लिए। ये भूमि की व्यवस्था हमेशा मालिक करता है, तो ये तुम्हारा ठेकेदार की भूमिका में नहीं आता है। ऑप्शन है, सॉरी, आपका जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखो, निम्नलिखित में से किस चरण में परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित की जाती है? किस चरण में की जाएगी? निम्नलिखित में से किस चरण में परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित की जाती है? तो हमेशा याद रखो, ब्रीफिंग चरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें से। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रीफिंग चरण में ही तुम्हारा परियोजना की, किसी भी परियोजना यानी किसी भी बड़े काम की व्यवहार्यता सुनिश्चित की जाती है ब्रीफिंग चरण में। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस चरण में विनिर्देश तैयार किए जाते हैं? विनिर्देश किस में तैयार किए जाएंगे? किस चरण में तैयार किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का बोल रहा है कि किस में से विनिर्देश तैयार किए जाते हैं?
तो याद रखो, देखो योजना चरण, देखो निर्माण चरण में तो नहीं होता है, विनिर्देश तैयार किए जाते हैं, इसमें नहीं तैयार किए जाएंगे। ब्रीफिंग चरण में तो तुम्हारे ऊपर बताए ही है क्या होगा। ब्रीफिंग चरण में तुम्हारा हमेशा क्या कहते हैं कि व्यवहार्यता की जाती है परियोजना की। लेकिन तुम्हारा क्या कहते हैं कि योजना चरण, इसमें तुम्हारा योजना चरण में तुम्हारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। योजना चरण में तुम्हारा किसी भी विनिर्देश तैयार किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस चरण में अनुबंध दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। देखो कोई भी दस्तावेज है वो किस में किया जाएगा, किस चरण में किया जाता है। तो हमेशा जो होता है तुम्हारा, देखो योजना चरण में तो नहीं होगा, दस्तावेज नहीं तैयार किए जाते हैं। ब्रीफिंग चरण में बताए ही हैं ऊपर क्या होता है। निर्माण चरण में दस्तावेज नहीं तैयार किए जाते हैं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन जो आपको क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, दस्तावेज को तैयार करने के लिए कोई भी चरण नहीं दिया गया है। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लग रहा है क्वेश्चन नंबर 16, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए पर्यवेक्षण किस चरण में आते हैं। देखो गुणवत्ता नियंत्रण के लिए पर्यवेक्षण का हिस्सा है, देखो गुणवत्ता नियंत्रण के लिए तो हमेशा याद रखो गुणवत्ता नियंत्रण किस में आता है, निर्माण चरण में। निर्माण चरण में हमेशा गुणवत्ता नियंत्रण की बात की जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए निर्माण चरण में आता है ये। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, निर्माण के प्रदर्शन के परीक्षण किए जाते हैं। निर्माण के प्रदर्शन के परीक्षण, किसी भी कंस्ट्रक्शन के प्रदर्शन की परीक्षण किस में किया जाता है, तो हमेशा क्या कहते हैं, देखो योजना चरण में तो नहीं होगा, ब्रीफिंग चरण में नहीं होता है, निर्माण चरण में आपको बताएं ऊपर क्या होता है। तो कमीशन चरण वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में तुम्हारा निर्माण के प्रदर्शन के लिए परीक्षण किए जाते हैं कमीशन चरण में। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से अच्छे निर्माण प्रबंधन के गुण हैं। कौन से अच्छे निर्माण प्रबंधन के गुण होते हैं, तो निर्माण प्रबंधन के गुण सबसे अच्छे कौन से होते हैं, तुम्हारा अच्छा चरित्र होना चाहिए भाई। निर्माण प्रबंधक कोई भी अगर निर्माण प्रबंधक है, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, तो तुम कोई भी निर्माण प्रबंधक के लिए तुम्हारा क्या कहते हैं, चलो इसका आंसर हम बताने से पहले आपको क्या कहते हैं, आप आंसर बताइए। तब तक आप आंसर बताइए। 30 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। 30 सेकंड क्या 20 सेकंड, उसमें आपको जल्दी से जल्दी आपको बताना है कि कौन होगा। आंसर बताइए, आपके सामने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। चलो बहुत सही, डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निर्माण प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या है, निर्माण प्रबंधन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के क्या कार्य होते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के कार्य, देखो आयोजना सही है, निर्देशन ये भी सही है, योजना ये भी सही है, यानी कि विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी ये सभी निर्माण प्रबंधन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के कार्य होते हैं। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। चलिए अब बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए प्रत्येक कार्य की योजना बनाई जानी चाहिए। प्रत्येक कार्य की योजना बनाई जानी चाहिए। आंसर आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। उपलब्धता संबंध में संसाधन, काम की तत्कालिकता, काम के निष्पादन के तरीके, इन सभी, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा,
ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी प्रत्येक कार्य की योजना बनाई जानी चाहिए, ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं, यानी कि विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं 20 के बाद 21 की तरफ। ये तो अब इसका तो आंसर सबको पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होगा। निर्माण दल का अर्थ है कोई कंस्ट्रक्शन टीम है, कोई कंस्ट्रक्शन टीम है, ठीक, कोई कंस्ट्रक्शन टीम अगर है तो उसका अर्थ क्या होता है। देखो एक इंजीनियर भी, देखो इसको एक क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। निर्माण दल का अर्थ है, हमने क्वेश्चन बनाया, कोई पूछ सकता है कि निर्माण कंस्ट्रक्शन टीम में कौन कौन होता है, ये भी पूछ सकता है कि कंस्ट्रक्शन टीम में कौन कौन होता है। तो इसको दो तरह से क्वेश्चन बनाया गया है, निर्माण दल का अर्थ क्या है और कंस्ट्रक्शन टीम में कौन कौन से लोग आते हैं। तो देखो इंजीनियर भी आता है, ठेकेदार भी आता है, मालिक भी आता है, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, मालिक, इंजीनियर, ठेकेदार सभी आते हैं। चलिए अब आते हैं निर्माण, क्वेश्चन नंबर 22। निर्माण के समन्वयन का अर्थ है उचित। निर्माण के समन्वयन का क्या अर्थ होता है। देखो ये वाला थोड़ा सा राइटिंग गलत हुआ है, उचित योजना ये आता है। देखो निर्माण के समन्वयन का अर्थ होता है, क्वेश्चन यही तक है, ये वाला ऑप्शन का है उचित योजना, ये ऑप्शन ए है, ठीक। चलो तो निर्माण के समन्वय का क्या अर्थ होता है, योजना होता है, उचित योजना होता है, निष्पादन होता है, डिजाइनिंग होता है, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि हमेशा जो तुम्हारा है, जो निर्माण समन्वयन का अर्थ होता है, योजना, निष्पादन, डिजाइनिंग तीन होते हैं, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आवासीय भवन निर्माण में आता है, आवासीय भवन, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग निर्माण में आता है। कोई भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाया जाएगा तो तुम्हारा किस तरह के निर्माण में आता है, प्रकाश निर्माण नहीं होता है, भारी निर्माण में भी नहीं आता है, इसमें परियोजना कोई आता है, निजी निर्माण, इसमें रेसिडेंशियल बिल्डिंग, औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक में तो नहीं आएगा। तो हमेशा आवासीय भवन तुम्हारा किस में आता है, निजी निर्माण के लिए। बिल्डिंग किसके लिए बनाई जाती है, बिल्डिंग हमेशा निजी निर्माण, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निर्माण में पावर स्टेशन। देखो निर्माण में पावर स्टेशन किस तरह के कंस्ट्रक्शन, यानी किस तरह के कंस्ट्रक्शन में आएगा। निर्माण में पावर स्टेशन देखो किस तरह कंस्ट्रक्शन में आता है, लाइट कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा, हैवी कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल में तो नहीं आएगा, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन में आता है नहीं। देखो इसका आंसर सी हो जाएगा तुम्हारा, इंडस्ट्रियल निर्माण में पावर स्टेशन। पावर स्टेशन किस में आता है, इंडस्ट्रियल में कंस्ट्रक्शन में आता है, किस में आता है, इसमें आएगा। देखो निर्माण में पावर स्टेशन जो होता है तुम्हारा इंडस्ट्रियल में आता है, किस में आता है, इंडस्ट्रियल में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक परियोजना के निर्माण में एक ठेकेदार, किसी परियोजना में एक ठेकेदार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, एक फर्म है, एक एजेंसी है, उपरोक्त सभी। देखो व्यक्ति होता है परियोजना में, ठेकेदार का काम, व्यक्ति, फर्म, एजेंसी सभी सही है, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ये फिल इन द ब्लैंक्स था, ये समझ लीजिए, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना था। चलो अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर था रेलवे परियोजना का निर्माण। रेलवे परियोजना का निर्माण किस तरह के निर्माण में आता है, किस तरह के निर्माण में आएगा, तो हमेशा भारी में आता है। रेलवे किस में आता है, हमेशा भारी निर्माण में आता है, किस में, भारी निर्माण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
रेलवे परियोजना का निर्माण किस में आता है? भारी निर्माण में आता है। भारी निर्माण में हमेशा रेलवे परियोजना आता है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है। कार्य के निष्पादन के जिम्मेदार साइट पर एक संगठन का समग्र प्रभारी। देखो, कार्य के निष्पादन के लिए जिम्मेदार साइट पर एक समग्र प्रभारी। बताओ आंसर क्या होगा? कार्यकारी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, अभियंता, सहायक अभियंता। देखो, सहायक को कह सकते हैं असिस्टेंट या हेल्प वाला। अभियंता इंजीनियर होता है, एग्जीक्यूटिव, चीफ इंजीनियर, सभी तरह के सभी अभियंता का मतलब इंजीनियर होता है। चलो तो देखो इसका आंसर बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स करके कमेंट में करके बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक गतिविधियों की दृष्टि से भारत में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग क्या बोल रहा है? आर्थिक गतिविधि की दृष्टि से भारत में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा होता है? कृषि उद्योग, निर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग, कपड़ा उद्योग। कौन सा होगा? आर्थिक गतिविधि की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा आता है? हमेशा याद रखो, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, निर्माण उद्योग। कौन सा आता है? निर्माण उद्योग तुम्हारा दूसरा सबसे बड़ा उद्योग होता है। पहले पे कृषि आता है, पहले पे कृषि आता है, दूसरे पे निर्माण कंस्ट्रक्शन आते हैं, कंस्ट्रक्शन वाला। ठीक, आप सब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक गतिविधि की दृष्टि से भारत का सबसे, देखो आपको ऊपर क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं पहले ही। आर्थिक गतिविधि की दृष्टि से भारत का पहला सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ऊपर क्या था ऑप्शन? ऊपर क्वेश्चन था आर्थिक गतिविधि, दूसरा था ऊपर वाले में सेकंड पूछा था। ऊपर वाले क्वेश्चन में किसको आंसर था? सेकंड। इसमें आपको फर्स्ट वाला बताना है। फर्स्ट वाला कौन सा होगा? आर्थिक गतिविधि की दृष्टि से सबसे पहला उद्योग कौन सा आता है? हमेशा कृषि उद्योग आएगा। कौन सा आएगा? कृषि उद्योग। कृषि उद्योग। ये सही हो जाएगा, कृषि उद्योग आता है। चलो अब बढ़ते हैं 30 नंबर। निर्माण परियोजना का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला मुख्य कारक। निर्माण परियोजना को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? देखो, लागत नहीं होगी तो कोई भी परियोजना नहीं बन सकती है। समय नहीं होगा कोई परियोजना नहीं बन सकता है। डिजाइन, किसी भी, सबसे बड़ी बात है ये तो। देखो ये तो तुम जान ही गए, अगर कोई भी काम, अगर कोई परियोजना बनानी है तो सबसे पहले डिजाइनिंग किया जाएगा। डिजाइन तो करना ही करना पड़ेगा, डिजाइन करना ही करना पड़ेगा। ये तो सही रहेगा। अगर कॉस्ट उसकी नहीं होगी तो भी तो तभी सही गलत हो जाएगा। टाइम होना चाहिए, तो यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला सही सभी। यानी कि ये सभी चीज़ें ऊपर की तीनों जो लागत, समय, डिजाइन, ये तीनों जो है तुम्हारा मुख्य कारक हैं किसी भी परियोजना को प्रभावित करने वाले। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निर्माण परियोजना में मालिक। निर्माण परियोजना में मालिक किस रूप में हो सकता है? देखो, एक व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है, सार्वजनिक निकाय के लिए हो सकता है, फर्म के लिए हो सकता है, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मालिक तुम्हारा इस सभी कामों के लिए हो सकता है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है वो देखिए। कौन सा निर्माण उद्योग का संसाधन नहीं है? निर्माण उद्योग के संसाधन कौन से नहीं है? देखो, निर्माण उद्योग के संसाधन नहीं है ये पूछ रहा है। सामग्री निर्माण में होता है, बाजार ये गलत है, प्रबंधन ये भी निर्माण उद्योग के संसाधन होते हैं, पैसा ये भी निर्माण संसाधन, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि इसमें पूछा संसाधन नहीं है।
संसाधन नहीं है ये पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया। अगर संसाधन पूछता तो ये सभी ऊपर के सही थे, यानी कि तुम्हारा सामग्री भी सही था, प्रबंधन, पैसा, ये सभी सही थे, तो ऑप्शन बी सही हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन एक गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में कौन एक गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है, तो याद रखो पेंटिंग, दीवार, ये भी करता है गतिविधि का प्रतिनिधित्व। चित्र बनाए, ये भी। नींव के लिए खुदाई सही है, सब कुछ सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो गया। चलो अब बढ़ते हैं 33 का 34। सीपीएम में किए गए कार्य, सभी तरह के आंसर क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको रिवीजन पूरा होगा, पूरा चैप्टर ख़त्म होंगे, सभी चैप्टर आपके ख़त्म हो जाएंगे। ये चैप्टर से ना, ये चैप्टर वाइज ना बना के एक ही साथ बनाया गया है, जितना बनाया गया है धीरे धीरे आप जानते रहिए, क्वेश्चन आंसर मिलता रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लेना स्क्रीनशॉट ले ले, 2 सेकंड है, स्क्रीनशॉट ले ले आप, जल्दी से लो। चलो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। सीपीएम में किया गया कार्य, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, क्रिटिकल पाथ मेथड में किया गया कार्य को क्या कहा जाता है। सीपीएम में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है, तो याद रखो गतिविधि। सीपीएम में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, गतिविधि, एक्टिविटी। इवेंट नहीं कहते हैं, अनुबंध नहीं कहते हैं, डमी नहीं कहते हैं, यानी गतिविधि कहते हैं, यानी ए सही है। याद रखो सीपीएम में किए गए कार्य को हमेशा गतिविधि कहते हैं। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सीपीएम नेटवर्क पर किए किसी गतिविधि को समाप्त करने के रूप में जाना जाता है। सीपीएम नेटवर्क पर किसी भी गतिविधि को समाप्त करने के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाएगा, देखो कनेक्टर को जाना जाता है, कनेक्टर के रूप में जाना जाता है। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन सही है, लेकिन थोड़ा सा जो ऑप्शन बनाया गया है वो थोड़ा सा गलत हो गया है। इसको देखो क्या लिखा है। पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है, ए वाला जो ऑप्शन है, उसमें क्या है कि कनेक्टर के रूप में जाना जाता है, कनेक्टर के रूप में जाना जाता है। और जो ऑप्शन बी है वो घटना, तो ऑप्शन सी नोड, ऑप्शन डी के सभी प्रकार। चलो तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी वाला, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा, डी, डी ऑप्शन सही है, ये सभी तरह के इसमें आते हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा, देखो एक परियोजना के 16 वेरियस गतिविधि से बार चार्ट पर दिखाए जाते हैं। बार चार्ट आपको पता होगा, बार चार्ट के बारे में। बार चार्ट को कुछ और भी कहते हैं, जल्दी से कमेंट बताओ, बार चार्ट को क्या कहते हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 16 वेरियस गतिविधियों से बार चार्ट पर दिखाए जाते हैं। देखो विकर्ण लाइन नहीं दिखाई जाते हैं बार चार्ट में, खड़ी लाइनें नहीं दिखाई जाती हैं, डॉट्स नहीं दिखाई देते हैं। क्षैतिज लाइन हमेशा बार चार्ट में किसको दिखाया जाता है, हमेशा तुम्हारा, देखो ये चीज़ थोड़ा सा क्वेश्चन में है मिस्टेक, हल्का सा। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि एक परियोजना के वेरियस गतिविधि, 16 नहीं, ये 16 नहीं होगा, वेरियस गतिविधियों से बार चार्ट पर दिखाया जाता है। बार चार्ट में क्या दिखाया जाता है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्षैतिज लाइन, डॉट्स, खड़ी लाइनें, विकर्ण लाइनें। तो आंसर क्या होगा, देखो खड़ी विकर्ण लाइन नहीं दिखाई देती है, खड़ी लाइन नहीं दिखाई जाती है, डॉट्स नहीं दिखाया जाएगा, क्षैतिज लाइन हमेशा क्षैतिज लाइन दिखाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्षैतिज लाइन। चलो अब बढ़ते हैं 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बार चार्ट क्या होता है, देखो पूछ रहा है बार चार्ट क्या होता है। बार चार्ट किस में यूज किया जाएगा,
तो याद रखो बड़ी परियोजना के लिए बार चार्ट नहीं होता है, तो औद्योगिक परियोजना के लिए भी नहीं होता है। बार चार्ट हमेशा औद्योगिक बड़ी परियोजना के लिए नहीं हो सकता है। भारी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी सही है कि भारी परियोजनाओं के लिए भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी सही है, छोटे कार्य के लिए हमेशा डमी छोटा वार है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छोटे कार्य के लिए हमेशा यूज किया जाता है। बार चार्ट किसके लिए यूज किया जाता है? छोटे कार्य के लिए, छोटे कार्य, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं 37 का 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अड़तीस नंबर क्या कह रहा है देखो, यदि कोई गतिविधि किसी चरण में उनकी सफल गतिविधियों में देरी हो करती है तो उस देरी को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उस देरी को? तो देखो अगर कोई भी गतिविधि है किसी कारण से उनकी सफल गतिविधि में देरी होती है यानी कि लेट होता है, तो उस देरी को, उस लेट को क्या कहते हैं? उस लेट होने वाले काम को क्या कहेंगे? तो देखो फुल फ्लैट नहीं कहते हैं, फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री फ्लोट। उस लेट को क्या कहते हैं? फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है? डमी गतिविधि को क्या कहते हैं? डमी गतिविधि को क्या कहते हैं? डमी वर्क क्या कहते हैं? देखो बिंदीदार रेखा सही है, डमी गतिविधि में हमेशा बिंदीदार रेखा आता है, सही है। शून्य समय नहीं आता है, कृत्रिम रूप नहीं आता, उपरोक्त में सही में दर्शाया गलत है। बिंदीदार रेखा यानी ऑप्शन ए सही है। डमी वर्क में हमेशा तुम्हारा क्या कहते हैं कि बिंदीदार रेखा आता है डमी वाले गतिविधि में। अगर कोई डमी चार्ट बनाया गया है तो उसमें बिंदीदार रेखा ही दिखाया जाता है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है देखो, निर्माण का समय और प्रगति चार्ट है। निर्माण का समय और प्रगति चार्ट है। देखो निर्माण का समय और प्रगति चार्ट, मील का पत्थर चार्ट सही है, बार चार्ट सही है, सीपीएम चार्ट सही है, उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी सही है। एक निर्माण का समय और प्रगति चार्ट होता है, क्या होता है? मील का पत्थर चार्ट, बार चार्ट, सीपीएम चार्ट सभी आते हैं। निर्माण का समय और प्रगति, देखो हमेशा एक चीज़ याद रखो, इस क्वेश्चन को पूछा गया कुछ और तरीके से लेकिन इसका मतलब था कुछ और। ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि निर्माण का जो समय और प्रगति वो किस चार्ट के अंतर्गत आता है, किस चार्ट के अंतर्गत आता है? तो हमेशा देखो मील का पत्थर चार्ट ये आता ही है। इसकी इंग्लिश नहीं आता रही है, क्या होता है इसका इंग्लिश नहीं दिमाग में आ रहा है। बार चार्ट में भी आता है और सीपीएम चार्ट, ये तीनों चार्ट जो है मिला के तुम्हारा समय और प्रगति को बताते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो अब आ जाओ तुम 40 का 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 41 नंबर जो क्वेश्चन है इसके हर जगह अलग अलग तरीके के आंसर मिलते हैं, हर जगह इसके अलग अलग, क्योंकि पूछ रहा है जो निर्माण की लागत 45,000 से कम हो, यानी कि 45,000 रुपये से अगर कम हो तो किस श्रेणी में आता है। देखो कहीं कहीं पे जो पुरानी बुक है उसमें क्या कहते हैं कि 20,000 तक की बात की जाती है, 20,000, 2,000, 5,000 ये बात होती है। भारी परियोजना, छोटी परियोजना, बड़ी परियोजना के लिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारे 45,000 से बनाया गया, थोड़ा सा नए में आया गया है। जो बड़ी पहले 20,000 तक की बात होती थी हमेशा, अब 45,000 की बात हो रही है। तो देखो जो नए की बात की जा रही है इसमें क्या होता है कि जो 45,000 से जो कम की होती है उसके श्रेणी में लाया जाता है छोटी परियोजना के लिए। छोटी परियोजना के लिए 45,000 और 5 लाख रुपये तक का, 5 लाख रुपये को बड़े कार्य में लाया जाता है। 5 लाख से ऊपर वाले बड़े कार्य, 5 लाख से 45,000 से 5 लाख, 2 लाख भी कहीं 2 लाख लिखा रहता है, कहीं 5 लाख लिखा रहता है। तो याद रखो 45,000 से कम होगा तो हमेशा छोटी परियोजना के लिए आएगा। ये क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन भी है, ये अलग अलग तरह से आंसर इसके आंसर हो सकते हैं। तो इसमें ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछने के कोई चांसेस नहीं बनते हैं, क्योंकि हर जगह की लागत के हिसाब से क्वेश्चन अलग अलग हो गए हैं। अब नए में 2-2 लाख तक की बात होती है, 45,000 से कम की बात भी हो रही है। कहीं किताबों में आपको 20,000 की बात होगी, कहीं 2,000 की बात होगी। तो ये सभी अलग अलग है, तो ये क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं बन रहे हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कमेंट में आप लोग आंसर बताते जाइए।
क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, हमसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ भी ले रहे होंगे तो, लेकिन आप आंसर बता दीजिए आंसर क्या होगा। प्रोजेक्ट प्लानिंग का सबसे पुरानी विधि, देखो प्रोजेक्ट प्लानिंग की सबसे पुरानी विधि कौन सी होती है, तो सबको पता है हमेशा। सब प्रोजेक्ट प्लानिंग सबसे पुरानी विधि कौन सी है, बार चार्ट मेथड। कौन सा, बार चार्ट मेथड, सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। हमेशा बार चार्ट जो मेथड है वो तुम्हारा सबसे प्रोजेक्ट प्लानिंग, किसी प्रोजेक्ट को बनाने की सबसे पुरानी विधि होती है, सबसे पुरानी विधि तुम्हारी होती है प्रोजेक्ट प्लानिंग बनाने की। कौन सा, बार चार्ट मेथड, ऑप्शन सी सही होगा। चलो अब आते हैं 42 नंबर। क्रिटिकल एक्टिविटी दिखाती है, क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल एक्टिविटी दिखाती है, क्या दिखाएगा। क्रिटिकल एक्टिविटी जो होता है वो क्या दिखाता है, देखो मिनिमम फ्लोट नहीं दिखाता है, जारी जीरो फ्लोट नहीं दिखाएगा, फ्री फ्लोट नहीं दिखाता है, मैक्सिमम फ्लोट। क्रिटिकल एक्टिविटी किसको दिखाता है, मैक्सिमम फ्लोट, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन देखो PERT मेथड में किसका उपयोग किया जाता है। चलो PERT मेथड में किसका उपयोग किया जाता है, सबसे संभावित समय, निराशावादी समय, आशावादी समय, उपरोक्त सभी। देखो तो हमेशा PERT में तुम्हारा संभावित समय भी आता है, निराशावादी भी आता है, आशावादी समय भी आता है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, PERT याद रखो, इसका फुल फॉर्म देख लेना। फुल फॉर्म तुम लोग बताओ, चलो फुल फॉर्म तुम लोग अगर याद है तुम लोग को बताओ, अगर नहीं याद है तो ये तुम लोग का काम है, तुम लोग ढूंढो, सब कुछ हम ही नहीं बता देंगे। चलो PERT का फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया। देखो PERT में किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी आते हैं। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, देखो निविदा भरने की प्रक्रिया के दौरान ठेकेदार, फिल इन द ब्लैंक सही है, यहाँ फिल करना है। निविदा भरने के लिए, कोई भी टेंडर भरने के लिए प्रक्रिया के दौरान ठेकेदार क्या करता है, श्रम उपलब्धता, साइट सर्वेक्षण, विनिर्देशन, निर्माण सामग्री की उपलब्धता, उपरोक्त सभी पर ध्यान केंद्रित करता है। तो देखो हमेशा जो ठेकेदार काम करता है वो श्रम उपलब्धता भी करता है, यानी कि लेबर की भी व्यवस्था करता है, साइट सर्वेक्षण भी करता है, हमेशा निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी करता है। कोई भी काम कराना है तो उसके लिए कुछ सामग्री मटेरियल की जरूरत होगी, ये भी काम करेगा, यानी कि तीनों ये सही हैं। तो कौन सा आ जाएगा, उपरोक्त सभी पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि जो ऊपर के चारों ऑप्शन जो तीनों दिए गए हैं वो तीनों काम करता है। ठेकेदार किसी भी भवन, किसी भी निर्माण को बनाने के लिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन काम या किसी भी चीज़ को करने के लिए टेंडर तैयार करने हर तरह का काम। चलो अब बढ़ते हैं अगले तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। एक घटना को नेटवर्क में, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, याद रखो फिल इन द ब्लैंक्स है भी। एक घटना को नेटवर्क में, देखो क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, देखो सर्कल या अंडाकार, त्रिकोण, वर्ग, उपरोक्त सभी पर ध्यान दर्शाया जाता है। तो हमेशा याद रखो जो घटना को नेटवर्क में किस में दिखाया जाता है, सर्कल में भी दिखाया जा सकता है, ट्रायंगल में दिखा सकता है, वर्ग में भी दिखा सकता है, जान गए। हमेशा घटना को नेटवर्क वाले जो चैप्टर आपकी होगी उसमें देखना, उसमें क्या कहते हैं, जो घटना को तुम क्या कहते हैं कि घटना सर्कल और अंडाकार में भी दिखा सकते हो, त्रिकोण में भी दिखा, ट्रायंगल में दिखा सकते हो, स्क्वायर में भी सकते हो, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो अब बढ़ते हैं 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित में से कौन एक घटना का प्रतिनिधित्व करता है। साइटों का चयन, दीवारों का पेंटिंग, कंक्रीट ठीक है कि नहीं है ये पता करना, उपरोक्त सभी। हमेशा क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा कंक्रीट जो ठीक करता है ये आता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो 47 और 48 आते हैं। स्लैक टाइम से तात्पर्य है, स्लैक टाइम से तात्पर्य क्या होता है, स्लैक टाइम से तात्पर्य क्या होता है। देखो हमेशा एक घटना जो होता है तुम्हारा, स्लैक टाइम से मतलब क्या होता है, घटना से मतलब होता है, ए नंबर सही है। चलो अब बढ़ते हैं 48 के बाद 49 नंबर। बार चार्ट की कमजोरी कौन सी होती है, बार चार्ट की कमजोरी क्या होती है, देखो
बार चार्ट की कमजोरी और अनिश्चितताओं को भी होता है गतिविधियों में अन्योन्याश्रितता होती है, परियोजना की प्रगति। डी सही है, डी सही हो जाएगा। बार चार्ट की कमजोरी तीनों ऑप्शन सही है, ऊपर के तीनों सही है तो उपरोक्त सभी, यानी कि आपको सभी डी ऑप्शन सही है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, अगला फिर आया जाएगा फिर अगले लेक्चर में, तो इसके बाद कराया जाएगा। आज यहीं तक कराया जाएगा। 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं, आप एक दिन 50 क्वेश्चन बहुत है आपके रिवीजन हर चैप्टर के। फिर अगले 50 क्वेश्चन फिर आएंगे आपके अगले लेक्चर में। चलो इसका आंसर आप बताओ खुद। किसी समय गतिविधि का अनुमान और उनके होने की संभावना के बाद पीआरटी विश्लेषण। देखो किसी समय गतिविधियों का अनुमान और उनके होने की संभावना के बाद पीआरटी विश्लेषण, पीआरटी एनालिसिस देखो किसके आता है, द्विपद वितरण, बीटा वितरण, सामान्य वितरण और पाइसन। तो देखो इसका आंसर, इसका देखो आंसर, इसमें आंसर इसका क्या होगा, देखो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताओ, आंसर जल्दी कमेंट बताओ। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, बीटा वितरण वक्र में आता है। पीआर जो भी है समय गतिविधि का अनुमान और उनके होने की संभावना के बाद पीआरटी विश्लेषण में तुम्हारा बीटा वितरण वक्र आता है। ठीक, चलो अब 50 क्वेश्चन हो गए। आज की क्लास लगभग यहीं पे समाप्त होती है। आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। क्लास समाप्त होने के बाद आपको अगला जो लेक्चर आएगा उसमें भी आपको फिर से रिवीजन कराया जाएगा और दूसरे 50 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के बनाए गए हैं। तो अगर आपको यहाँ तक लेक्चर आपको अगर समझ में आया हो कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। और क्या कहते हैं कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, एक और चीज़ है, जल्दी है आपको ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं, आपको कुछ टाइम बाद मिलेगा पीडीएफ। तब तक आप लेक्चर को देख के तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेके क्वेश्चन के पीडीएफ बना सकते हैं। खुद भी आप क्या कहते हैं कि आप बना सकते हैं पीडीएफ। हम तो मान लो पीडीएफ दे देंगे, लेकिन उसका आंसर फिर क्या करोगे, आंसर फिर आपको वीडियो देख के करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा आप वीडियो देखिए और उसका आंसर आप खुद पता करिए, या आंसर ना पता चले तो वीडियो पूरा एक एक लाइन बाई लाइन एकदम देखते जाइए। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।